Hello and welcome friends. Today we are going to start with a new chapter, that is contract of bailment. So contract of bailment जो है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फिर मॉर्गेज का केस हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ते वक्त कि दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। सो मेनी टाइम्स एग्ज़ाम में हमने एक देखा होगा क्वेश्चन कि ये पूछा गया था कि व्हेन अ बैंक एक्सेप्ट सिक्योरिटीज़, वैल्यूएबल्स, बॉन्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विद अ बैंक फॉर सेफ कस्टडी फ्रॉम अ कस्टमर, तो इस केस में बैंक और कस्टमर का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बैंक बेली कहलाएगा और कस्टमर बेलर कहलाएगा। सो इस चैप्टर में यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम देखेंगे कि बेलमेंट आखिर होता क्या है और बेली और बेलर किसे कहते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे दिया है कि अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। इसका मतलब है कि जब भी गुड्स की डिलीवरी एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया है और जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है, मीन्स पूरा हो जाता है, तो फिर गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है या फिर उसे डिस्पोज ऑफ यानी कि उस गुड्स से छुटकारा पा लिया जाता है। तो यहाँ पर गुड्स रिटर्न उसी पर्सन को किया जाता है जिसने उसे रखा था, या फिर डिस्पोज ऑफ करना है तो जिसने गुड्स रखा है उसके डायरेक्शन पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। सो इसे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक फ़ोन है जो ख़राब हो गया है, तो आप कोई भी नियरेस्ट रिपेयरिंग शॉप में जाकर अपना मोबाइल फ़ोन दिखाएंगे। सो आपका मोबाइल को चेक करने के बाद वो शॉप मैनेजर ने बोला कि इसे बनाने के लिए एटलीस्ट एक दिन तो जाएगा, तो आप एग्री हो जाते हैं। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जिसने गुड्स की डिलीवरी की, मतलब कि आप बेलर हो जाएंगे और जिसने गुड्स की डिलीवरी ली वो बेली कहलाएगा। इसे अगर आसान शब्दों में समझे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि बेलर के पास गुड्स का ओनरशिप होता है, यानी बेलर गुड्स का मालिक होता है, और बेली के पास गुड्स का पोजेशन होता है, उसके पास गुड्स की कस्टडी होती है, ओनरशिप नहीं होती। तो बेलर गुड्स का मालिक होता है और बेली जो है वो कस्टडी में, अपनी कस्टडी में रखता है और उसको कस्टडी में रखने के लिए उसे कुछ चार्ज लेता है जो कि बेलर को पे करना होता है। सो जैसे ही मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, फिर उस गुड्स यानी मोबाइल को बेली द्वारा बेलर को यानी शॉपकीपर द्वारा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और जो भी पेमेंट होगा, फ़ी होगा या चार्जेस होगा, वह बेलर बेली को पे कर देगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज़ कॉल्ड बेलर, मतलब बेलर जो कि उस गुड्स का मालिक होता है, एंड द पर्सन हुम दे डिलीवर इज़ कॉल्ड बेली, मतलब जो कस्टडी में रखता है, जो गुड्स का पोजीशन लेता है, उसको हम लोग बेली कहते हैं। उसके बाद है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे कि आप ड्राई क्लीनर्स में अपने कपड़े को क्लीन करने के लिए देते हैं, या फिर आपने अपने कार की सर्विसिंग कराने को दी है, तो आपने आपके गुड्स की टेम्पररी पोजीशन जो है किसी को दे दी है, तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपकी किसी एक कलीग की ट्रांसफ़र हो जाती है और उसे 2 या 3 दिनों में उसके नए ब्रांच में रिपोर्ट करना है और उसके पास एक कार है जो अभी वो लेके नहीं जा सकता, तो वो आपको बोलता है कि मेरे यहाँ पे पार्किंग का कुछ प्रॉब्लम है। उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप उसके कार को आपके बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में सेफ्टी से रख दो, या आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ भी कर सकते हो, तो आप एग्री हो जाते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का केस कहलाएगा। सो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देख लेते हैं मीनिंग ऑफ बेलमेंट। अब मीनिंग ऑफ बेलमेंट में भी वही बात बताई है कि यहाँ पर अगर आपके कलीग ने अपने कार को आपके पास रखता है और आपको बोलता है कि आप उसे यूज कर सकते हो, तो यह भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर एक टाइम स्पेसिफाई होगा कि 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद कोई एक टाइम स्पेसिफाई होता है और उस टाइम के बाद गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। सो बेली उस टाइम के बाद ये नहीं कहेगा कि नहीं थोड़े दिन के लिए और मेरे पास रख दो, क्योंकि एक टाइम स्पेसिफाई होता है तो वो टाइम के बाद वो गुड्स को आपको रिटर्न करना होता है।
सो बेलमेंट के केस में बेली का ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनर का एग्जांपल दिया हुआ है, अगर माइनर के नाम पे जो गुड्स है उसे डिपॉजिट किया जा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा, क्योंकि माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर एक और लाइन लिखा है कि बेलमेंट और डिपॉजिट में फ़र्क है, दोनों डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे देखिए बिटवीन देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द बेलमेंट एंड डिपॉजिट। तो यहाँ पे ये दिया है कि बेलमेंट और डिपॉजिट में फ़र्क है, क्योंकि बैंकों में जो पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं उसे कस्टमर पेमेंट के लिए यूज करता है, तो इसे बेलमेंट नहीं कहा जाएगा। सो नेक्स्ट है कि इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट बेलमेंट देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट करने के लिए गुड्स की डिलीवरी होना ज़रूरी है और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहेंगे। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, उसका ड्यू डेट हो जाएगा, तो फिर वो विदाउट एनी डिमांड वो ड्यू डेट को उस गुड्स को रिटर्न करना भी ज़रूरी है, तो ये बेलमेंट कहलाएगा। तो द एसेंस ऑफ बेलमेंट इज़ पोजीशन। यहाँ पे देखिए जो एसेंस है, दो इम्पोर्टेंस है बेलमेंट में, वो है कि गुड्स का पोजीशन जो है, गुड्स की कस्टडी देना ही इसका इम्पोर्टेंस होता है बेलमेंट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली। सो यहाँ पे बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली, बेलर को जब भी गुड्स का पोजीशन दे रहा है, जब भी वो अपना गुड्स बेली को दे रहा है, तो उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करके देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें वो हाइड कर ले और बेली को कुछ डिफेक्टिव या कुछ ऐसा मिसलीडिंग चीज़ें बता के और अपने गुड्स को उसके पास उसका पोजीशन दे। तो बेलर जो भी गुड्स रख रहा है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है या डिफेक्टिव है तो उसे डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज उससे होने वाले लॉस की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि ए ने, यहाँ पे देखिए अगर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया है कि ए ने अपने हॉर्स को बी को रखने के लिए दिया और ए जानता है कि उसका घोड़ा खतरनाक है, किसी को चोट पहुंचा सकता है, और यह बात ए ने बी को बताई नहीं और उस घोड़े को बी को दे दिया। तो बी ने उसे गुड फेथ में रख लिया। इस केस में क्या हुआ कि उस घोड़े ने बी को इंजर्ड कर दिया, तो यहाँ पर बी को जो भी लॉसेस या डैमेजेस हुई है उसके लिए ए जिम्मेदार होगा और ए को, मतलब बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा बी को। सो यह हो गया बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज टू बेली। अब हम लोग देख लेते हैं बेली टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बेली जिसने गुड्स का पोजीशन लिया है, जिसने अपने कस्टडी में लिया है, वो गुड्स की टेक केयर कैसे करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट यह बोलता है कि बेलमेंट के केस में बेली को गुड्स का ध्यान अपने गुड्स की तरह रखना चाहिए। मतलब कि ए ने बी को हॉर्स दिया रखने के लिए, तो बी उसे अपना हॉर्स समझ के उसका पूरा ख्याल रखे, और बी ने उस हॉर्स का ध्यान अपने हॉर्स की तरह रखता है और फिर भी हॉर्स अगर भाग जाता है तो इस केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर बी ने बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए ए का घोड़ा भाग गया, तो फिर ए बी से यानी बेलर बेली से अपने लॉस की भरपाई का डिमांड कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। यहाँ पे देखिए वाइडेबल वर्ड है, तो थर्ड पॉइंट में कि ये जो वर्ड है वाइडेबल, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं फिर इस पॉइंट को समझेंगे। वाइडेबल का मतलब है अमान्य, मतलब जिसकी अब कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो बेलर के पास यह ऑप्शन होता है, बेलर मतलब जो गुड्स का ओनर है उसके पास यह ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को वाइडेबल बना सके, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य कर सके। तो बेलर ऐसा कब कर सकता है, जब बेलर को लगता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है या कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस के हिसाब से, उसके हिसाब से बराबर से यूज नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में बेलर इसे वाइडेबल बना सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, बेली अगर बेल्ड गुड का यूज़ करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन के अनुसार नहीं है, और अगर गुड्स डैमेज हो जाता है, तो फिर बेली को उसका कंपनसेशन, मुआवजा बेलर को देना पड़ता है। सो उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए लेंड अ हॉर्स टू बी फॉर हीज ओन राइडिंग। अभी यहाँ ए ने अपना घोड़ा बी को
उसके खुद के राइडिंग के लिए दिया, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने उस घोड़े को सी को दे दिया। वो जो उसका फैमिली मेम्बर है उसने बी ने खुद ने नहीं चलाया और अपना घोड़ा सी को दे दिया राइड करने के लिए। देन सी राइड्स विथ केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स। सी ने बराबर से मतलब केयरफुली वो चला रहा था, बट अचानक से एक्सीडेंटली घोड़ा गिर गया और इंजर्ड हो गया। तो इस केस में बी लाइबल हो जाएगा, बी को कंपनसेट करना पड़ेगा, बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को। देन नेक्स्ट एग्जांपल है कि ए हायर्स अ हॉर्स इन मुंबई फ्रॉम बी टू गो टू लोनावाला। ए ने एक घोड़ा हायर किया, रेंट पे लिया बी से लोनावाला जाने के लिए, और ए राइड्स विथ ड्यू केयर। ए ने बहुत अच्छे से केयरफुली वो राइड कर रहा था, बट अचानक से ये देखिए मार्चेस टू खंडाला इंस्टीड द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल डाउन। मतलब वो घोड़ा को खंडाला के रास्ते पे जो है एक्सीडेंटली घोड़ा जो है वो इंजर्ड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, ए इज़ लाइबल टू मेक कंपनसेशन टू बी, मतलब जिसने घोड़े को रेंट पे लिया है, मतलब बेली से ये लॉसेस हो गया, इंजर्ड हो गया घोड़ा, तो इस केस में बेली को बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। मतलब जिसने रेंट पे लिया है, जो बेली जिसने कस्टडी में लिया है, जिसके पास पोजीशन है जो कि बेली कहलाता है, उसको उसका कंपनसेशन बेलर को भरना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस। सो बेली और बेलर के केस में ये इफ़ेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस, इसमें भी 3 पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि बेली बेलर के सहमति से बेलर का गुड्स और अपना गुड्स मिक्स कर देता है, और उससे जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो दोनों अपने इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट लेते हैं। तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो भी इनकम आई, जो भी इंटरेस्ट आया, तो प्रपोर्शन के हिसाब से जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था, सपोज ए ने बेली का अमाउंट 40% था और बेलर का अमाउंट 60% था, तो फिर उसके हिसाब से ही उसका जो है प्रपोर्शन जो है वो दोनों आपस में बांट लेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर बेली ने बेलर के कंसेंट के बिना गुड्स को मिक्स किया और उस केस में गुड्स को सेपरेट या डिवाइड करते वक्त कुछ लॉसेस हो जाता है, तो फिर उसकी भरपाई बेली को करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि ए बेल्स 100 सैक्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विथ अ पर्टिकुलर मार्क टू बी। मतलब एक ए है पर्सन जिसने 100 बोरी कॉटन की 100 बोरी एक मार्क कर देता है कि ये मेरा है, और एक यूनिक मार्क लगा के बी को दे देता है। और बी ने क्या किया कि अपने 100 बोरी के साथ उसको मिक्स कर लिया कॉटन की बोरी के साथ, और उससे उसने अपना आगे उसको बेचा या सेल किया, और उससे जो रिटर्न आई बाद में उसने क्या किया कि सेपरेट कर दिया या डिवाइड कर दिया। तो ये करते वक्त अगर कुछ भी लॉस होता है ए को, मतलब बेलर को, तो उस केस में फिर बेली को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे अभी हमने देखा कि बेली और बेलर के कंसेंट के बिना गुड्स को मिक्स करता है और फिर सेपरेट भी कर देता है, बट अगर वो गुड्स को सेपरेट नहीं कर पाया तो उस केस में बेलर के गुड्स को वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए बेली को उसके लॉस की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए बेल्स अ बैग ऑफ फ्लोर विथ 100 अ बैग ऑफ ₹100 अ बैग ऑफ बी। देखिए मतलब ए ने 100 रुपये केजी का कोई सामान है, वो उसने जैसे फ्लोर है, आटा जो है समझिए कि 100 रुपये किलो बिकने वाला आटा उसने बी को दिया, और बी ने 75 रुपये केजी बिकने वाले बैग के साथ दोनों को मिक्स कर दिया। और बाद में ये आटे का केस है, यहाँ पे कॉटन का केस था तो वो सेपरेट हो गया, ठीक है, बोरी सेपरेट हो गया, बट यहाँ पे फ्लोर का केस है तो यहाँ पे ये सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेली को कंपनसेशन देना पड़ेगा, टोटल लॉस की कंपनसेशन जो है वो बेलर को देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ द बेली विथ रिगार्ड्स टू गुड्स। सो यहाँ पे ये है कि बेली ने जो भी गुड्स रखा है तो
तो बेली को उस गुड्स के प्रति उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो ड्यूटीज़ ऑफ बेली यह होता है कि गुड्स को प्रॉपर केयर करना और उस गुड्स को ऐसे संभाल के रखना जैसे कि वह उसके खुद का गुड्स है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो बेली के राइट्स होंगे वह बेलर की ड्यूटी बन जाती है। वो क्या होता है, वो कैसे, वो हम लोग देखेंगे ये राइट्स के केस में। पहले हम लोग देख लेते हैं ये ड्यूटी। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड बिल्ड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे आर बिल्ड हैज़ एक्सपायर। मतलब टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद और पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद ये बेली की राइट्स होती है, ये बेली की ड्यूटी होती है कि उस गुड्स को बेलर को रिटर्न कर देना चाहिए। सेकेंड है कि द बेली इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस डिस्ट्रक्शन और गुड्स इफ़ द गुड्स आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम। अगर टाइम पे गुड्स रिटर्न नहीं होता है और कुछ उसका लॉस होता है या डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी वजह से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द बेली इज़ बाउंड टू डिलीवर द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट। जो हमने ऑलरेडी देखा था कि मिक्सिंग का केस में कि दोनों ने मिक्स किया था और उसकी वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ तो वो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उसको पे करना पड़ता है। यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल दिया है कि ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी एग्रीज टू टेक केयर ऑफ द काउ डिलीवर अ काफ। यहाँ पे ए ने अपना गाय को बी को दिया कस्टडी में और मतलब उसको कहीं जाना था, सपोज कि उसको कहीं कुछ काम से जाना है, तो अपने गाय को ए ने अपने गाय को बी को दे दिया कस्टडी में रखने के लिए। तो बी उसका बराबर से केयर किया और ये काऊ ने एक काफ को जन्म दिया। तो उस केस में ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाय के साथ साथ उसके काफ को भी, उसके बछड़ा को भी रिटर्न करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी होती है बेली की कि जो भी उसके साथ में जो इंटरेस्ट आता है या जो भी उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आता है तो वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस करेगा। देन हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ बेली विथ रिगार्ड्स टू गुड्स। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है ड्यूटी ऑफ बेलर, मतलब राइट्स ऑफ बेली इज़ कॉल्ड द ड्यूटी ऑफ बेलर। जो मैंने अभी एक नोट भी बताया है कि जो भी बेली के राइट्स होंगे वो बेलर की ड्यूटी बन जाती है। वो इसलिए कि जब बेली बेलर के गुड्स को अपना गुड्स समझ के केयर करता है, ध्यान रखता है, तो फिर बेलर को भी उसे संभालने का चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसलिए बेली के राइट्स बेलर की ड्यूटी बन जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर गुड्स डिफेक्टिव है या फिर कोई फॉल्ट है और बेलर ने बेली को देते वक्त यह बात नहीं बताई और उसकी वजह से बेली को कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तो उसकी भरपाई बेलर को करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में ही ये ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, ये राइट्स की बात हो रही है। राइट्स में हम लोग ये देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स स्टार्टिंग में ओनरशिप बेलर के पास है और बेलर ने वो गुड्स की डिलीवरी करते वक्त, बेली को देते वक्त, उस गुड्स का पोजीशन बेली को देते वक्त उसने ये बताया नहीं कि इस गुड्स में कुछ डिफेक्टिव है। जैसे हमने हॉर्स का केस देखा कि उसने बेली को बताया ही नहीं कि उसका हॉर्स ख़तरनाक है और उसकी वजह से अगर बेली को कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ लॉसेस हो जाते हैं, तो उसकी भरपाई बेलर को करना पड़ता है। देन सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो गुड्स बेलर ने बिल्ड किया है अगर वो चोरी का है और बेली ने गुड फेथ में उसे संभालने की जिम्मेदारी ली है तो बेली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सपोज ए ने क्या किया, घोड़ा चुरा के बी को दे दिया और बी ने सोचा कि ये तो ए का घोड़ा है, उसने बराबर से ध्यान रखा, और एक कोई सी बंदा आता है और वो बोलता है कि ये घोड़ा तो मेरा है, तो ये बी जो है, जो बेली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर को, मतलब उसका जो एक्चुअल ओनर है उसको जवाब देने की नहीं होगी, क्योंकि उसने गुड फेथ में ए पे भरोसा करके उस गुड्स का पोजीशन लिया है, उस हॉर्स का पोजीशन लिया है, उसको अपने कस्टडी में लिया है। तो अगर टाइटल डिफेक्टिव है, यहाँ पे देखिए, इफ़ द बेलर हैज़ नो टाइटल, अगर बेलर का उस पे टाइटल नहीं है और ये बात बेली को नहीं मालूम है, तो उस केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी को जवाब देने के लिए। देन आता है तीसरा नंबर कि इफ़ द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरीड। देखिए यहाँ पे है कि सपोज जो गुड्स बिल्ड हुआ है उसका कुछ
टाइटल रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर रिन्यूअल चार्जेस लगता है, तो वो फिर बेलर उसका कंपनसेशन बेली को करेगा। मतलब ये अपने पैकेट से तो भरेगा नहीं, उसके चार्जेस के अलावा, या कुछ सूट फाइल करना है, उसका डेट आ गया है, सूट फाइल करना है कोर्ट में, तो कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए कुछ चार्जेस लगा, तो वो सब का जो अमाउंट है वो बेलर से रिकवर करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेलीज लीन। अभी एग्ज़ाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि बैंकर लीन इज़ अ इम्प्लाइड प्लेस। तो इम्प्लाइड प्लेस ऑलरेडी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था कि एक्सप्रेस का मतलब कि जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है और इम्प्लाइड का मतलब होता है जो ओरल होता है, मतलब वो समझ लिया जाता है, एक्सप्रेस हो जा, एटमॉस्फेयर ऐसा बनता है कि हमें पता चल जाता है कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो बैंकर लीन जो है वो इम्प्लाइड प्लेस कहलाता है कि मतलब वो रिटन में तो नहीं होता है, लेकिन वो बैंकर का अधिकार होता है कि वो किसी भी प्लेस को इम्प्लाइड प्लेस समझ सकता है, रिटन में नहीं, लेकिन उसका सरकमस्टांसेस, उसके एटमॉस्फेयर ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से वो लीन को वो किसी भी अकाउंट को लीन कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बेलीज लीन क्या होता है। बेलीज लीन का मतलब हो गया कि सपोज स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल देखा था मोबाइल फ़ोन का। आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आपने शॉपकीपर को बनाने के लिए दिया और कल उसने फ़ोन किया कि ठीक है आपका मोबाइल ठीक हो गया, रिपेयर हो गया है, आप लेके जा सकते हैं। आप गए मोबाइल लेने के लिए और आप उसको पे नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं मोबाइल मुझे लौटा दो, तो वो लौटाएगा नहीं, क्योंकि आपको तो चार्जेस भरना पड़ेगा, उसने मेहनत किया है, आपके मोबाइल को ठीक किया है। तो बेलीज लीन मतलब जिसने आपके गुड्स का पोजेसन लिया है, वो बेली है, उसके पास ये अधिकार है कि जब तक आप पैसे पे नहीं करेंगे वो आपका सामान लौटाएगा नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक डायमंड का कि ए ने डिलीवर किया एक रफ़ डायमंड और जो ज्वेलरी जो बी है शॉपकीपर, उसने बराबर से पॉलिश करके उसको रेडी कर दिया। अब ए जाके बोलता है कि इसने आपने जो सर्विसेज दिए हैं उसका मैं पे नहीं करूँगा। तो जब तक बेलर पे नहीं करता है तब तक उस गुड्स का पोजीशन जो है वो बेली के पास रहेगा। बेली उसका, यही बेली लीन का मतलब है कि वो अपने पास रखेगा। अभी दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है कि एक टेलर के पास आप कोट सिलवाने के लिए दिया आपने, और आपने बोला कि ये कोट सिल जाएगा तो मैं पे करके आपसे ले लूँगा, और बाद में आप उसको पैसे नहीं पे करते हैं। तो ये जो है बेली के पास एक राइट्स होता है कि वो आपके क्लोथ्स को एज अ लीन मार्क करके रख ले, मतलब अपने पास पोजीशन उसका रख ले, आपको दे ही नहीं जब तक आप पैसे वापस ना करें। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि बैंकर, फैक्टर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर, ये चार लोग जो हैं जिनके पास इम्प्लाइड लीन करने का अथॉरिटी होता है। अदरवाइज इनको छोड़ के बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिनके पास, अदर डू नॉट इंजॉय एनी सच राइट अनलेस देयर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बाकी किसी को अगर ऐसा लीन करना है तो उनके पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब रिटन एग्रीमेंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट बैंकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट और पॉलिसी ब्रोकर, ये चारों के पास राइट्स होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि लीन कर सकते हैं आपके गुड्स पे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए चेक योर प्रोग्रेस में देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने देखा उसके बारे में ही दिया हुआ है कि बेलर इज अ पर्सन हु डिलीवर हिज गुड्स टू द श्योरिटी टू इनेबल हिम टू गिव अ गारंटी। सो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बेलर ऐसा पर्सन है जो डिलीवरी ऑफ गुड्स बेली को देता है उसको रखने के लिए, सेफ कस्टडी में रखने के लिए, बल्कि श्योरिटी को गारंटी के रूप में नहीं देता है। और यहाँ पे एक और ये देखिए 4th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि गिविंग अ प्रोडक्ट ऑन अ रेंट फॉर यूज टू अनदर पर्सन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये ट्रू होगा। ये क्या बोल रहा है कि आप किसी अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे पर्सन को रेंट पे दे रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा जूम कार के बारे में कि वो अपने जैसे कि आपको अगर ड्राइविंग आती है तो आप कार रेंट पे ले सकते हैं और आप उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं कि चलो 5000 का उसका एक चार्जेस होता है, 5000 आपको रखना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, और वो आपको जो भी कार हो डिमांड करेंगे उस हिसाब से चार्जेस लेके कार आपको रेंट पे दे देगा। फिर आप ऑल इंडिया में कहीं भी आप यूज़ करके और फिर से आप उसको रिटर्न करेंगे। अगर कुछ डिफेक्ट होगा तो उससे आपसे उसका कंपनसेशन लेगा, अदरवाइज सब ठीक है तो आपको पैसे वापस कर देगा। तो इस केस में यही हो गया। एक्चुअल एग्जांपल इसका है कि गिविंग अ प्रोडक्ट ऑन अ रेंट फॉर यूज टू अनदर पर्सन, कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी और पर्सन के पास रेंट पे दे रहे हैं यूज़ के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है। सो
इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।